हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। और आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर। वो कौन सा है? मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। देखिए, ये 11th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि साइकोलॉजी कौन कौन से मेथड्स यूज़ करती है इंक्वायरी करने के लिए। किस चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करती है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो साइकोलॉजी स्टडी करती है माइंड की, बिहेवियर की और हमारे एक्सपीरियंस की। तो हमें पहले ये बात पता होनी चाहिए कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। माइंड का मतलब क्या होता है? हमारी मेंटल प्रोसेसेस। जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती है उसको साइकोलॉजी स्टडी करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। इन सब चीज़ों को साइकोलॉजी स्टडी करती है। और ये स्टडी कैसी रहती है? ऐसे ही रहती है क्या कि मैंने गेस कर दिया कि किसकी मेंटल प्रोसेसेस कैसी है, कौन क्या सोच रहा है, या किसका बिहेवियर कैसा है, किसके एक्सपीरियंस कैसे है, ये सब मैं गेस कर सकती हूँ क्या? नहीं। तो यहाँ पे हमको उसको साइंटिफिक वे से पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और इसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ की जाती है, जिसके बारे में हम ये इस चैप्टर में देखने वाले। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, ये चैप्टर आपके जो साइकोलॉजी की स्टडी है 11th से लेकर जब तक आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तब तक ये जो चैप्टर है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग मेथड्स के बारे में पता चलेगा, जो मेथड्स आपको रिसर्च करने के लिए हेल्प करेगी। जैसे कि रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं। इनके बारे में जो चीज़ें होती है रिसर्च में, जो मेथड्स यूज़ की जाती है, वैसी ही चीज़ें साइंस में जो यूज़ की जाती थी वही चीज़ें साइकोलॉजी में यूज़ की जाती है। लेकिन कैसे यूज़ की जाती है, कैसे उसका डाटा कलेक्शन होता है, कैसे हम रिजल्ट निकालते हैं, कैसे साइकोलॉजी की थ्योरी बनती है, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा। उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी, मतलब कौन कौन सी मेथड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी में रिसर्च करने के लिए वो। उसके बाद है रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। देखिए, ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं, और जिससे हमें पता चलेगा कि साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे से हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो रहेगा वो पॉइंट है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के मतलब साइकोलॉजिकल मेथड्स के कौन कौन से गोल्स है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है रिसर्च, वो हम देखेंगे। देखिए, like any scientific research, psychological inquiry aims to objectively achieve the following goals। कौन कौन से गोल्स है? देखिए, साइंटिफिक रिसर्च जैसे होता है वैसे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जो होती है उसके कुछ एम्स है, उसके कुछ फॉलोइंग गोल्स है। वो कौन कौन से है? डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज गेन। देखिए, जब भी साइकोलॉजिकल कोई रिसर्च होता है तो पहले उसका डिस्क्रिप्शन होता है, प्रेडिक्शन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर उसमें होता है, एंड नेक्स्ट जो लास्ट उसमें होता है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होता है। मतलब जो भी हमने रिसर्च किया तो उसका एप्लीकेशन तो हमें रियल लाइफ में करना पड़ेगा। वो तो रियल लाइफ में जब तक यूज़ में नहीं आएगा तो वो नॉलेज किसी काम का है क्या? नहीं। देखिए, इसलिए उसका एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे दिस चैप्टर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस गोल्स, types of the data collected in psychological study, the various methods used in psychology and key issue related to these studies। मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? गोल्स देखने को मिलेंगे, वो मैंने बताया। साइकोलॉजिकल डाटा कैसे कलेक्ट होता है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि इसमें कौन कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती है वो आपको पता चलेगा, और इससे रिलेटेड कौन कौन से कीज़ है, मतलब की इश्यूज़ कौन कौन से, वो आपको देखने को मिलेंगे। Psychologists employ different research methods because human behavior is complex and no single method can address all questions। देखिए, अभी साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करता है? मेंटल प्रोसेसेस की, बिहेवियर की एंड एक्सपीरियंस की। लेकिन किसके? ह्यूमंस के। ह्यूमन
हर एक ह्यूमन एक दूसरे से अलग है। अभी ह्यूमन कहने से अच्छा है हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, तो हर एक इंसान की स्टडी भी अलग अलग होती है। तो इन सब स्टडी मतलब ये जो ह्यूमन की स्टडी हमें करनी है ये तो सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर इसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है, ऑब्जेक्टिवली इसको समझना है, तो हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। और वो भी कैसे, कौन सी मेथड कौन से रिसर्च के लिए एप्लीकेबल है ये हमें देखना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन हर एक मेथड हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। कैसे, अगर यहाँ पे हमने इंटेलिजेंस की स्टडी करनी है तो हमें इंटेलिजेंस के बारे में ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट भी वैसे ही करने पड़ेंगे। लेकिन सबके एक्सपेरिमेंट के मतलब सबके जो इंटेलिजेंस है वो सबका अलग अलग रहता है। जैसे कि रूरल जो एरिया रहता है वहाँ का अलग एक इंटेलिजेंस है, हमारे जो अर्बन एरिया है वहाँ के लोगों का इंटेलिजेंस अलग अलग है। उस हिसाब से हमको स्टडी करनी पड़ती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय द डिफरेंट रिसर्च मेथड बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉम्प्लेक्स। मतलब हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऐसे गुंता गुंती वाला है, वो समझ में नहीं आता। इसीलिए ये समझने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स यूज़ करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं अभी गोल्स, कि साइकोलॉजिकल जो गोल्स है वो कौन कौन से हैं। पहला, अभी यहाँ से नीचे से ऊपर तक हमें जाना है। पहला है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है? एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। नेक्स्ट है उसके बाद का प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग बिहेवियर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिफाई कैजुअल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। उसके बाद कंट्रोल कंट्रोल क्या है? मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू द अंडरस्टैंडिंग कॉजेस। उसके लास्ट वाला पॉइंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? यूजिंग रिसर्च टू इम्प्रूव लाइफ एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हम गोल्स जो है साइकोलॉजी के वो हम डिस्क्रिप्टिवली देखेंगे। पहला डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्रिप्शन ही देखेंगे। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन इन अ साइकोलॉजिकल रिसर्च द प्राइमरी एम्स टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब बिहेवियर और फेनोमेना डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम अदर्स। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को डिस्क्राइब करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देख लिया। फॉर इंस्टेंस, वाई व्हेन स्टडिंग स्टूडेंट स्टडी हैबिट, डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, सबमिटिंग असाइनमेंट ऑन टाइम एंड फॉलोइंग द स्टडी शेड्यूल। डिटेल्स रिकॉर्डिंग ऑन बिहेवियर एड्स इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखिए अगर हमें किसी स्टूडेंट के स्टडी हैबिट को समझना है तो पहले हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसके जो क्लासेस वो रेगुलरली अटेंड करता है या नहीं, वो उसके डिस्क्रिप्शन में स्टडी हैबिट्स के डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट है असाइनमेंट सबमिटिंग का, मतलब वो जो भी मतलब जो स्कूल में असाइनमेंट मिलते हैं, जो भी उसको असाइनमेंट मिलते हैं, जैसे होमवर्क हो गया, क्लास वर्क हो गया, वो टाइम पे करता है या नहीं, ये सब आता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टडी शेड्यूल, मतलब उसने जो भी स्टडी शेड्यूल बनाया है उसको वो फॉलो करता है या नहीं करता है, ये सब चीज़ें आती है डिस्क्रिप्शन में। अगर हमें किसी स्टूडेंट की स्टडी हैबिट को समझना है तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आती है जो हमें लिखनी पड़ती है। क्यों? उसके बिहेवियर को हम कैसे नोटिस करते हैं? उसके बिहेवियर को पहले हम नोटिस करते हैं, उसके बाद पूरी तरह से उसको डिस्क्राइब करते। जैसे कि या डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब करो, जो चीज़ें हो रही है उसको डिस्क्राइब करो, पहला ये होता है। उसके बाद है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में क्या है कि अभी जो हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है वो आगे वैसी ही होंगी क्या, मतलब ये चीज़ें जो हो रही है वो आगे भी वैसी ही रहेगी क्या, ये सब चीज़ें आती है प्रेडिक्शन में। जैसे कि अभी स्टडी हैबिट को हमने ले लिया, एक स्टूडेंट की स्टडी हैबिट है, अगर उसकी स्टडी हैबिट अच्छी है, मतलब जो भी चीज़ें उसके डिस्क्रिप्शन में आती है, जैसे कि क्या क्या है, हमने क्या क्या देखा, अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, सबमिटिंग असाइनमेंट ऑन टाइम एंड फॉलोइंग स्टडी शेड्यूल, ये सब चीज़ें अगर उसकी अच्छी रही तो आगे चल के उसके मार्क्स भी अच्छे रहेंगे, ये आता है प्रेडिक्शन में। तो नेक्स्ट हमारा क्या गोल है? प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। The goal here is to predict behaviors based on understanding and accurate description। मैंने आपको अभी बताया कि डिस्क्रिप्शन के बेस्ड पर हम बता सकते हैं कि उसका आगे का बिहेवियर कैसा रहेगा। By establishing relationship between behavior and events, researcher can forecast likely behavior under the specific condition।
फॉर एग्जाम्पल, मोर स्टडी टाइम में प्रेडिक्ट बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा बिहेवियर होता है, मतलब जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसको हम डिस्क्राइब जिस तरह से करते हैं उस तरह से उसका प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट है, मैंने आपको उसकी स्टडी हैबिट के बारे में बताया, उसका स्टडी टाइम स्टडी हैबिट जैसी रहेगी उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस वैसा रहेगा। अगर कुछ बच्चे रेगुलरली क्लासेस करते हैं, अच्छे से असाइनमेंट करते हैं, ऑन टाइम दे देते हैं और अपने स्टडी शेड्यूल को फॉलो करते हैं, उन स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ये कैसे हमने निकाला? जैसे उसके पहले का बिहेवियर था उस हिसाब से हमने प्रेडिक्ट किया और उस हिसाब से हमने कहा कि अगर उसने उसका जो स्टडी टाइम है, उसका जो स्टडी हैबिट है, उसको उसने अच्छे से फॉलो किया तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि क्या हो रहा है वो बताना, जो चीज़ हो रही है उसके बारे में डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब अगर ये हो रहा है तो नेक्स्ट ऐसा हो सकता है, ये आ गया प्रेडिक्शन में। लास्ट है उसका मतलब एक्सप्लेनेशन, क्यों हो रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है ये क्यों हो रही है, ये सब आता है एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आता है? साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एम्स टू आइडेंटिफाई कैजुअल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाई बिहेवियर्स एक्योर्स हेल्प्स एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को आपको मिलेगी। देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी स्टूडेंट की स्टडी हैबिट को हमें समझना है तो उसका पूरा जो शेड्यूल रहता है, उसका जो रेगुलरली क्लासेस रहते हैं और फिर वो जो असाइनमेंट टाइम पे देता है, मतलब सब कुछ कंप्लीट रखता है, वो सब चीज़ें हमने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब की कि कैसे सब कुछ रहता है। उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया कि ये चीज़ें जो हो रही है आगे भी वैसी हो सकती है अगर ये रेगुलरली चलता रहा तो। अभी एक्सप्लेनेशन में क्या आता है कि ये जो उसका बिहेवियर है ये क्यों हो रहा है, मतलब उसकी स्टडी हैबिट है ऐसे क्यों बनती चली जा रही है, ये सब आता है एक्सप्लेनेशन में। जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे हम, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर सच एज अटेंटिवनेस इन क्लासेस और स्टडी हैबिट्स आर एक्सप्लोर्ड। मतलब हमारी जो अटेंटिवनेस है उस हिसाब से हमारी जो क्लास है और स्टडी हैबिट है वो एक्सप्लोर्ड हो जाती है। जैसे कि हम जैसे करते चले जाते हैं वो चीज़ें हमारे रेगुलरली चलती रहती है तो उस हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता चला जाता है। मतलब यहाँ पे हमारे बिहेवियर के कैजुअल फैक्टर्स क्या है कि कैजुअल फैक्टर्स मतलब जो भी हमारी चीज़ें जो ज़िंदगी में होती रहती है वो सब चीज़ें क्यों किस कारण बनती चली जा रही है, वो कारण की वजह से हमारी लाइफ में जो भी इफ़ेक्ट आता है उसे हम कहते हैं कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा कि जो भी आपका स्टडी बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है, क्यों आपको स्टडी का मतलब आपका बिहेवियर स्टडी बिहेवियर कैसे बना है, कैसे आप स्टडी करते हो, आपके हैबिट्स कैसे बनी, रेगुलरली वो चीज़ें आप करते चले गए, रेगुलरली क्लास अटेंड की, रेगुलरली आपने होमवर्क किया, क्लास वर्क किया, रेगुलरली आपने आपका स्टडी शेड्यूल फॉलो किया, उस हिसाब से ही आपका बिहेवियर बनता चला गया और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा बनता चला गया। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आप क्या लिखेंगे कि उसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि वो अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से उसका स्टडी शेड्यूल फॉलो करता है, इसलिए उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा बन गया। तो ये क्या आता है एक्सप्लेनेशन में आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? कंट्रोल। बाय अंडरस्टैंडिंग द causes of behavior, researcher can aims to control, enhance or reduce them. Changes in antecedent condition can lead to change in behavior. Psychological intervention like therapy exemplify control over behaviors. देखिए अभी जो भी हमारा बिहेवियर है, स्टडी हैबिट के बारे में हम बात करेंगे अभी कि अगर हमारी स्टडी हैबिट अच्छी है तो उसे हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, मतलब हम कैसे उसको फॉलो करेंगे अच्छे से, ये हमें हेल्प करता है। हमारा बिहेवियर मतलब रिसर्चर का एम क्या होता है कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना। कैसे कि जैसे कि हमारी स्टडी हैबिट है, अगर वो हमें अच्छी रखनी है तो पहले हमें हमारे बिहेवियर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारा बिहेवियर है उस चीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए स्टडी के अकॉर्डिंग, तो उससे हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस में बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए हमारे बिहेवियर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा? बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस ऑफ बिहेवियर, मतलब हमारे बिहेवियर के पीछे के जो भी रीजंस है उसको समझ के हम हमारे बिहेवियर को इन्हांस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी कमियां हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। देखिए
अभी हमने बिहेवियर को समझा कि हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्या हो रहा है बिहेवियर में, नेक्स्ट उस क्या हो सकता है बिहेवियर में, उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि क्यों हो रहा है, और जो भी बिहेवियर हो रहा है उसको हम कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं ये देखा। लेकिन अभी जो भी हमारा बिहेवियर है वो हम हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो भी बिहेवियर स्टडी हैबिट का बिहेवियर हमने बना लिया तो वो हमारी लाइफ में अप्लाई कैसे करें, हम हमारी लाइफ में उसको बेटर तरीके से कैसे बना सकते हैं वो यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि द अल्टीमेट गोल इन is to use psychological research to improve people's life and solve problem. Application include using practice like yoga and meditation to reduce stress and enhance well-being. Psychological research also contribute to developing new theories and construct the for further study. देखिए अब तक हमने क्या क्या देखा कि साइकोलॉजिकल जो रिसर्च होता है, पहले क्या होता है कि रिसर्च करने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या हो रहा है वो देखना, डिस्क्रिप्शन में हमें वो देखा। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन ने हमें क्या देखा कि जो भी हो रहा है क्या आगे भी वैसा हो सकता है क्या, ये आता है रिसर्च का सेकंड पॉइंट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो एक्सप्लेनेशन में आता है। नेक्स्ट है कि जो भी चीज़ें हो रही है उसको हम कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, ये कंट्रोल ऑफ बिहेवियर में आती है। और लास्ट है उसका एप्लीकेशन, मतलब जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है वो चीज़ें कैसे हो रही है, आगे भी वैसे रहेंगी या नहीं रहेंगी, और क्यों हो रही है, और उसके बाद उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसको हमारी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च में आता है। अभी रिसर्च बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि स्टडी के अकॉर्डिंग हो गए, लाइफ के अकॉर्डिंग हो गए, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हो गए, मतलब बहुत सारे रिसर्च रहते हैं। तो वो सब रिसर्च करने के बाद उसके जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो आता है एप्लीकेशन में। तो जो साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल्स है वो कौन कौन से, पहले आता है डिस्क्रिप्शन मैंने बताया, उसके बाद प्रेडिक्शन, फिर एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, लास्ट में आता है एप्लीकेशन। ये आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 गोल है हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च के, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम देखेंगे स्टेप इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। अभी हमने क्या देखा कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हमने देखा, मतलब इंक्वायरी करने के लिए जो भी मेथड्स ऑफ इंक्वायरी है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी कहाँ होती है, साइकोलॉजिकल रिसर्च में होती है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च कैसे स्टेप बाय स्टेप बनता है वो हम देखते हैं, वो भी कैसे, साइंटिफिक वे से, क्योंकि यहाँ पे हम क्या गेसिंग कर रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे हम बस जजिंग कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, नहीं, प्रेडिक्ट भी हमें करना होता है। तो वो कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट आने के बाद ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बिहेवियर अगर ऐसा इस सिचुएशन में हो सकता है तो नेक्स्ट सिचुएशन में भी ऐसा ही रहेगा। जैसे कि हमने हॉरर मूवी देखी तो कुछ उसमें ऐसे सीन आते कि हम डर जाते हैं या फिर हमें डर लगता है या फिर हम चिल्लाने लग जाते, ये हमारा बिहेवियर होगा। उससे हम बहुत सारी चीज़ें उसमें नोटिस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट अगर मूवी हम देखने वाले हैं तो उस टाइम भी हम ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। ये क्या किया हमने, पहले उसका एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद हमने ये रिज़ल्ट दिया कि इस सिचुएशन में हम ऐसा बिहेव करें तो नेक्स्ट सिचुएशन में भी हम ऐसा बिहेव कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टेप इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, मतलब जो भी हमारा साइंटिफिक रिसर्च बनता है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती है वो हम देखते हैं। साइंस इज अ कैरेक्टराइज नॉट बाय व्हाट इज स्टडीज but by the way it conduct investigations with the scientific method aiming to explore events or phenomena objectively, systematically and in testable manner। मतलब देखिए जो भी साइंटिफिक रिसर्च रहते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट्स होते वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, उसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है, सिस्टमैटिकली पढ़ा जाता है, और ये टेस्टेबल होता है, मतलब वहाँ पे टेस्टिंग्स होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये कहाँ होता है, साइंस में होता है, इसलिए हमारे साइकोलॉजी में भी ये सब चीज़ें यूज़ की गई है। ऑब्जेक्टिविटी इन साइंटिफिक रिसर्च मीन्स दैट इंडिपेंडेंट स्टडी बाय different individuals should ideally leads to similar conclusion, much like how two people measuring the length of table with the same device would like reach the same result। देखिए मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी रखना कितनी ज़रूरी है। जैसे कि अभी दो लोग हैं, दो लोग अगर एक टेबल का मेजरमेंट ले रहे हैं
वो भी सेम डिवाइस से, मतलब जो डिवाइस रहता है मेजरमेंट का, उससे अगर दो लोग मेजरमेंट ले रहे तो दोनों का रिजल्ट सेम आना ज़रूरी है। ये रहती है साइंटिफिक रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी, मतलब दोनों ही रिजल्ट सेम आने चाहिए। अगर हम किसी के इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे, मैंने अभी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट किया तो रिजल्ट आया उसका, और उसके बाद किसी और ने, मतलब हमारे जो विक्रम सर है, उन्होंने अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट किया तो वहाँ पे उनका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट दोनों सेम आना ज़रूरी है। कैसे? ये जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ये ज़रूरी होती है, इसीलिए यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, सर्वेज होते हैं, टेस्टिंग होती है, उन दोनों का रिजल्ट सेम आना ज़रूरी है। अगर किसी ने भी स्टडी किया तो आपके इंटेलिजेंस को, अगर मैंने स्टडी किया, विक्रम सर ने स्टडी किया, तो दोनों का रिजल्ट सेम आना ज़रूरी है। अगर सेम नहीं आया तो मतलब वो रिसर्च माना नहीं जाता, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फॉल्स है, वो हमको ठीक करने पड़ते। तो देखते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च सिस्टमैटिक प्रोसेस कैसी होती है। ठीक है, वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस encompasses such steps such as defining problems, gathering data, making conclusion and refining research outcome and theories। देखिए, जो भी साइंटिफिक रिसर्च की जो स्टेप्स है, पहली स्टेप क्या आती है, हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट पहले बना हुआ चाहिए। उसके बाद गैदरिंग डाटा, अभी मुझे जो कॉलेज स्टूडेंट है उनका टूवर्ड्स एजुकेशन एटीट्यूड कैसा है, मतलब वो एजुकेशन की तरफ कैसे देखते हैं, उनका एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण कैसा है। एटीट्यूड का मतलब एटीट्यूड दिखाना क्या नहीं, एटीट्यूड का मतलब उनका परसेप्शन कैसा है एजुकेशन को लेकर। यहाँ पे मुझे डाटा कहाँ कलेक्ट करना पड़ेगा, कॉलेज में जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो गैदरिंग डाटा मतलब डाटा को कलेक्ट करना। उसके बाद है मेकिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम डिफाइन किया है उससे कंक्लूजन निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। नेक्स्ट है रिफाइनिंग रिसर्च आउटकम एंड थेरीज, मतलब अगर हमारा रिसर्च में कुछ कमियां रह गई है तो हम फिर से उसको अच्छे से स्टडी करके रिफाइन करके उसके बाद उसका आउटकम और थेरीज निकालेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप हम देखेंगे क्या क्या है इसमें। पहला है कंसेप्चुअलाइजिंग प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डाटा, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। ये है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, मतलब जो भी स्टेप्स साइंटिफिक रिसर्च में कंडक्ट की जाती है वो पहले आती है ये पहले फर्स्ट आती है कंसेप्चुअलाइजिंग प्रॉब्लम, कलेक्टिंग डाटा, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। ये सब आता है हमारे साइंटिफिक रिसर्च की स्टेप्स में। पहली स्टेप हम देखते हैं, पहली स्टेप हमारी क्या है, पहली स्टेप है कंसेप्चुअलाइजिंग प्रॉब्लम। ये क्या है देखते हैं हम। रिसर्च बिगिन विद द रिसर्चर पिकिंग अ टॉपिक, refining their focus and developing specific research question based on previous studies, observation and personal experience। देखिए, अगर हमें कुछ स्टडी करना है, रिसर्च का कोई डिज़ाइन बनाया है, मतलब पहले जो अगर हमें रिसर्च कंडक्ट करना है तो पहले हमको उसका टॉपिक लेना पड़ता है। जैसे कि देखिए, अगर हमें स्टूडेंट की स्टडी हैबिट को, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है रिसर्च का कि स्टूडेंट की स्टडी हैबिट को समझना, जैसे कि अभी ये टॉपिक छोड़ दो, हम नया टॉपिक लेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें समझना है कॉलेज स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, ये हमारे रिसर्च का टॉपिक है। तो इसको हमें स्टडी करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो बनाना पड़ेगा। तो पहले स्टेटमेंट क्या बनता है, स्टडी द कॉलेज स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, टू स्टडी कॉलेज स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। ये बन गया हमारा एम, ये बन गया हमारा टॉपिक, इसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन किसके बेस्ड पर, यहाँ पे आती है जो भी हमारा रिसर्च बनता है तो वह पहले आता है प्रीवियस स्टडी, उसकी जो भी होती है वो हमें देखनी पड़ती है, उस पर हुए ऑब्जर्वेशन हमें देखने पड़ते हैं, और जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम स्टेटमेंट बनाते, जो भी हमारे रिसर्च का टॉपिक है वो बनाते। उससे मतलब हम ऐसे कुछ चीज़ों पे स्टडी कर सकते हैं क्या, नहीं, उसके पीछे के ऑब्जर्वेशन देखने पड़ते हैं, प्रीवियस स्टडीज़ देखनी पड़ती है, उसके बाद हम नया रिसर्च कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डाटा। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन और अ प्लान फॉर द स्टडी।
मतलब कलेक्टिंग डाटा क्या है कि हमारे रिसर्च का प्लान है कि क्या क्या हमें स्टडी करना है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या उसमें चीज़ें हो सकती है, वो सब चीज़ें आती है कलेक्टिंग डाटा में. की डिसीजन मस्ट बी मेड रिगार्डिंग participant involved in the study, methods of data collection, tools for data collection and how this tool will be used. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आती है कलेक्शन ऑफ डाटा में. पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द स्टडी, मतलब जिन पर हम रिसर्च करने वाले, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट पर हम रिसर्च करने वाले, तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है. मतलब उनको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टडी हम कर रहे हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट अगर उनमें नहीं, हमारे रिसर्च में नहीं हुआ, तो हम स्टडी कर पाएंगे क्या, अच्छे से हमारा रिजल्ट आएगा क्या, नहीं आएगा. तो ये ज़रूरी होता है पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द स्टडी. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, मतलब कौन सी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो ज़रूरी होता है इसमें. नेक्स्ट है टूल फॉर डाटा कलेक्शन, मतलब देखो साइकोलॉजी में बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, टेस्टिंग्स होती है, सर्वेज होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सब जो चीज़ें होती है वो आती है टूल्स में. तो हम कौन सा टूल्स यूज़ करने वाले वो हमें क्लैरिफाई होना ज़रूरी है कि कौन सा टूल हमें यूज़ करना है. जैसे कि इंटेलिजेंस अगर हमें मेजर करने हैं तो इंटेलिजेंस की टेस्ट लेनी पड़ेगी, वहाँ पे हम पर्सनालिटी के टेस्ट ले पाएंगे क्या, नहीं. तो इसीलिए टूल्स भी बहुत ज़रूरी है कि हमें टूल्स पता होने चाहिए, कौन सा डाटा मतलब डाटा कलेक्शन करने के लिए कौन सा टूल्स हमें यूज़ करना है. नेक्स्ट है हाउ दिस टूल विल बी यूज्ड. देखिए अभी टूल्स तो ले लिए, मतलब जैसे कि गाड़ी तो ले ली, लेकिन वो गाड़ी चलानी कैसे है ये भी हमें पता होना ज़रूरी है. मतलब यहाँ पे जो भी हमने इंटेलिजेंस के लिए हम अगर टेस्टिंग करें, या फिर हमारा अगर हमें एटीट्यूड्स, जो स्टूडेंट का एटीट्यूड है टूवर्ड्स एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसा है, अगर हमें ये मेजर करना है तो उस हिसाब से कौन से टूल्स हमें लगेंगे और ये टूल्स हम कैसे यूज़ करेंगे ये हमें पता होना ज़रूरी है. ठीक है. आफ्टर दिस डिसीजन द एक्चुअल डाटा कलेक्शन टेक प्लेस, मतलब जो भी हमने ये जो डिसीजंस है, मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द स्टडीज़, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड हाउ दिस टूल्स विल बी यूज्ड, ये सब चीज़ें जब हम मतलब क्लैरिफाई कर लेते हैं, सब कुछ चुन लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं कि ये मुझे करना है, तो उसके बाद डाटा कलेक्ट किया जाता है. ये सब होता है रिसर्च में. हर मतलब देखिए फिज़िक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, साइंस में जो भी चीज़ें होती है, बायोलॉजी में भी हो गया, वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इसी तरह से होते हैं. वही एक्सपेरिमेंट, वही ऑब्जर्वेशन, वही स्टडी साइकोलॉजी में की जाती है, वो इस तरह से ही की जाती है. नेक्स्ट है ड्राइंग कंक्लूजन. देखिए अभी डाटा तो कलेक्ट हो गया, अभी हमें कंक्लूजन निकालना है. मतलब कॉलेज स्टूडेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन, कि स्टूडेंट का एटीट्यूड एजुकेशन को लेकर कैसा है, ये हमें हमने उस पर डाटा कलेक्ट कर लिया, अभी उसको हमें मेजर करना है, एनालिसिस कर रहे हैं, उससे हमारा कंक्लूजन हमें निकालना है. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट आता है ड्राइंग कंक्लूजन. नेक्स्ट रिसर्च एंड analyze the collected data using the statistical techniques to interpret what the data reveals. This can involve creating graphs and applying various statistical methods. The aim of this analysis is to confirm a hypothesis and draw conclusion based on the finding. देखिए जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसे हम कैसे स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से. मतलब यहाँ भी आपका पीछा मैथ नहीं छोड़ने वाला, मतलब मैथ आपके पीछे है ही. आपने सोचा होगा नहीं यार साइकोलॉजी ले लिया तो मैथ तो नहीं आएगा, लेकिन बेटा जी मैथ तो ज़रूर आएगा, मैथ हर तरफ होता ही है. तो इसलिए यहाँ पे मैथ है, तो मैथ में क्या आएगा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाएगी रिसर्च को हमें एनालिसिस करने के लिए. जो भी हमारा एनालिसिस आएगा उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल मेथड्स. ठीक है. दिस कैन इन्वॉल्व क्रिएटिंग ग्राफ्स, मतलब जो भी हम जैसे कि ग्राफ्स बनाते थे, किसमें बनाते थे हम ग्राफ, ज्योमेट्री या अलजेब्रा में. अभी आपको ये याद होना चाहिए, मैं तो नहीं बताऊंगी, आप याद रखिए, मुझे तो पता है. लेकिन देखिए हमें यहाँ पे ग्राफ्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके बाद कुछ डायग्राम्स भी होती है. ये सब चीज़ें जो होती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होती है, हम वो यूज़ करते हैं रिसर्च में. और इसका एम क्या होता है, दिस एनालाइज इज़ टू कन्फर्म हाइपोथेसिस. ये सबसे मेन वर्ड है. हाइपोथेसिस जो वर्ड है ना, ये सबसे मेन वर्ड है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग. देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब देखिए कुछ चीज़ें हमने प्रेडिक्ट की कि स्टूडेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन कैसा रहेगा. मतलब
अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, कि कौन किस मतलब फीमेल का कैसा है, मेल का कैसा है, ये सब हम प्रेडिक्ट करते हैं, वो उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। उसको कहते हैं कि जो चीज़ें होने वाली है, मतलब जैसे कि अभी देख लिया, अगर हमारा एजुकेशन को लेकर एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, मतलब हम क्लासेस, अगर एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो कॉलेज रोज़ जाओगे, उसके बाद हम स्टडीज़ भी अच्छे करेंगे, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे, असाइनमेंट टाइम पे करेंगे, तो उससे हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये मैंने बता दिया कि अगर एटीट्यूड अच्छा रहा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये क्या आया, हमारा हाइपोथेसिस आया। तो जैसे कि अगर और कोई रिसर्च ले लिया तो उसमें हम देखेंगे कि अभी एजुकेशन को लेकर मेरा मानना है कि एजुकेशन को लेकर लड़कियों का एटीट्यूड अच्छा है, ये मेरा हाइपोथेसिस बन गया। नेक्स्ट है एजुकेशन को लेकर अर्बन एरियाज़ के जो स्टूडेंट है उनका एटीट्यूड अच्छा है, ये मेरा और एक हाइपोथेसिस बन गया। ये अलग अलग प्रकार के हाइपोथेसिस मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैं स्टडी करूंगी, तो ये हाइपोथेसिस यहाँ पे मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैच नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मेरी कुछ गलती है, तो मुझको इसे फिर से स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या आता है कि जो हमारे हाइपोथेसिस है उनको हमें कंफर्म करना पड़ता है एनालिसिस के थ्रू। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज जब हम करेंगे, उसके बाद हमारे हाइपोथेसिस कंफर्म है या नहीं, मतलब हमने सही तरह से स्टडी की है या नहीं, ये यहाँ पे स्टडी किया जाता है। और नेक्स्ट उसके बाद ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग, मतलब जो भी हमें चीज़ें मिली है, जो भी हमें फाइंडिंग्स आई है, उस हिसाब से हम हमारा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि अगर हाइपोथेसिस अच्छे नहीं हुए तो हमें क्या करना है, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, मतलब रिसर्चर एसेस इफ द रिजल्ट सपोर्ट द इनाइटल हाइपोथेसिस, मतलब अगर हमारे रिसर्च को हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी मैंने हाइपोथेसिस लिखे उस हिसाब से हमारा रिसर्च जा रहा है, मतलब रिसर्च ओके। लेकिन अगर नहीं जा रहे तो मेकिंग रिविजन और सजेस्टिंग न्यू थेरीज एज नीडेड, मतलब यहाँ पे अगर हमारे हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें फिर से हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे, फिर से हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग न्यू थेरीज बनानी पड़ेंगी और उसको रिवीजन करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या आता है, हमारे जो भी हमारे साइंटिफिक रिसर्च जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉपिक बनाना। ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कंसेप्चुअलाइजिंग प्रॉब्लम फिर क्या होता है, कैसे बनाना है, नहीं, सबसे मेन टॉपिक का नाम हमें ढूंढना है, ये आता है कंसेप्चुअलाइजिंग प्रॉब्लम में। उसके बाद कलेक्टिंग डाटा, जो भी टॉपिक है उस पर हमें डाटा कलेक्ट करना है, ये कलेक्टिंग डाटा में आता है, उसमें जो भी चीज़ें होती है मैंने आपको बताया। लास्ट है ड्राइंग कंक्लूजन, जो भी हमारा डाटा है उसको रिजल्ट निकाल के हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। लेकिन अगर कंक्लूजन में कुछ गड़बड़ है, मतलब हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं करे, हाइपोथेसिस आपको कब पता चलेगा पता है क्या, जब आप बीए में मतलब या ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, उस टाइम पे जो भी आप रिसर्च करोगे ना, उस टाइम पे आपको हाइपोथेसिस के बारे में पता चलेगा, मेनली वो उस टाइम पे आपको पता चलेगा। अभी आपको क्या याद रखना है, हाइपोथेसिस कहाँ पे आता है, हमारे कंक्लूजन में आते हैं। अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं करे तो क्या करना पड़ेगा, फिर से रिसर्च हमको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेटिव पैराडिगम्स ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च के कौन कौन से पैराडिगम्स है वो हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, व्यू ह्यूमन बिहेवियर एज प्रेडिक्टेबल इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, focuses on observable and measurable behavior excluding personal feelings and experience, emphasizes on the method akin to physical science like physics, chemistry and biology। देखिए पैराडिगम से में क्या आता है, जो भी हमारे रिसर्च के अल्टरनेटिव पैराडिगम्स है उसमें पहले तो ये बात है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती है। यहाँ पे आता है ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है उसमें उसके जो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जो है उसका इन्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल, जो भी उसका इन्वायरमेंट होता है, उसका फिजिकल सेटिंग्स होता है। फिजिकल सेटिंग माने क्या कि उसके जो सराउंडिंग पीपल्स है उनकी वजह से उसके बिहेवियर पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद उसका जो इंटरनल मतलब उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसके थॉट्स कैसे है, वो सब चीज़ें आती है उसके इंटरनल बिहेवियर में। ठीक है, और ये क्या होता है, फोकस इन ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर एक्सक्लूडिंग
पर्सनल फीलिंग्स एक्सपीरियंस, मतलब जहाँ पे हम रिसर्च में ये सब चीज़ें जो होती है पैराडिग्म्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है, जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, मेजरेबल होता है, और उसमें एक्सक्लूडिंग क्या होता है, हमारी पर्सनल फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब ये सब चीज़ें हमको मेजर करनी पड़ती है, हमारे बिहेवियर को, पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को। encompasses on methods akin to physical science like physics, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब ये जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है, वो चीज़ें जो होती है, मतलब जो भी हमारा बिहेवियर्स होता है, फीलिंग्स होती है और एक्सपीरियंस होते हैं, उसको हमको स्टडी करना जब पड़ता है, तो वो हम कैसे स्टडी करते हैं, जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, बायोलॉजी में होते हैं, उनमें जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिव रिसर्च पैराडिगम्स। इंटरप्रेटेटिव, यहाँ पे क्या आता है, वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग ओवर प्रेडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन, रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, highlight the subjective interpretation of reality, giving importance to personal meaning and context। देखिए यहाँ पे क्या आता है, जैसे ही हमारा रिसर्च होता है, अभी जो भी हमारा रिसर्च है, साइकोलॉजिकल रिसर्च जो होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की फीलिंग्स, हर एक का जो एक्सपीरियंस रहता है, हर एक का बिहेवियर रहता है, वो सब कुछ अलग अलग रहता है, लेकिन हमको उसे मेजर करना है तो वहाँ पे हमें समझना क्या ज़रूरी है, वैल्यूज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर प्रेडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब जो भी हमारा बिहेवियर है उसका प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, जो भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, वो सब चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब हम, कैसा हमारा बिहेवियर रहता है, कब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों ऐसे रिएक्ट करते, वो सब चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू पर्सनल मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि हमारे रिसर्च में सब्जेक्टिविटी आती है, तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च तो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन साइकोलॉजी में हमें हर एक की बिहेवियर को अगर स्टडी करना है तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गिविंग इंपॉर्टेंस टू पर्सनल मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो भी हमारा कल्चर है, उसको हमें इंपॉर्टेंस देना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक के कॉन्टेक्स्ट है, हर एक के कल्चर के हिसाब से उसका बिहेवियर, उसके लाइफ के मीनिंग्स, वो सब चेंज हो जाते। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि उसके कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, उसका पर्सनल मीनिंग ज़रूरी है, और उस हिसाब से हमें रिसर्च को स्टडी करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एडवोकेट फॉर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरल फ्लो। मतलब यहाँ पे अगर हमें किसी के बिहेवियर को स्टडी करना है, उसके एक्सपीरियंस को समझना है, तो वहाँ पे उसके नेचुरल फ्लोज में, मतलब वो जैसा है वैसा उसको देखना पड़ता है, नेचुरली वो कैसा है। मतलब देखो अगर किसी को हमें किसी रिसर्च को हमें स्टडी करना है, मतलब रिसर्च बनाना है, तो हम उसे लैब में ले आएंगे, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, तो हमें समझ आएगा क्या कि वो कैसा है? नहीं। लेकिन अगर हम उसके नेचुरल सेटिंग में चले जाए, वो जहाँ पे रहता है उस हिसाब से उसको स्टडी करना है हमें, तो वहाँ पे उसके नेचुरल सेटिंग में जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो जॉब करता है, या फिर जहाँ पे वो स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है, या फिर उसके घर में वो कैसा होता है, उस हिसाब से हमें उसे स्टडी करना पड़ता है उसके बिहेवियर को समझने के लिए। नेक्स्ट है पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। देखिए पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देखेंगे हम। encourages self-analysis of personal experience, thoughts and behavior, stresses the importance of psychology in understanding one's own action and motivations, promote the reflection of personal insight and experience for the self-understanding। मतलब जो भी हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं उसमें जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनको समझने में हमें हेल्प मिलती है। किससे हेल्प मिलती है? साइकोलॉजिकल इंक्वायरी से हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है स्ट्रेसेस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इज़ इन अंडरस्टैंडिंग ओन एक्शन एंड मोटिवेशन। मतलब खुद के एक्शंस को, मोटिवेशंस को समझने के लिए साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रमोट रिफ्लेक्शन ऑन पर्सनल इंसाइट एंड एक्सपीरियंस फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। मतलब खुद के एक्सपीरियंस को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हमें हेल्प करती है। मतलब जो भी हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस को समझते हैं, थॉट्स को समझते हैं, बिहेवियर को समझते हैं, इनको अच्छे से एनालाइज करते हैं, तब हमें हमारे बारे में समझ आता है, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में समझ आता है। मतलब बहुत सी चीज़ें खुद के बारे में समझने के लिए हमें
साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डाटा, मतलब जो भी हमारा साइकोलॉजिकल डाटा है वो कैसा रहता है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब जो बायोलॉजी में डाटा यूज़ किया जाता है वैसे ही हमारे साइकोलॉजिकल डाटा रहता है क्या? नहीं, वो अलग रहता है, हमारा अलग रहता है, केमिस्ट्री का अलग रहता है, फिजिक्स का अलग रहता है, लेकिन साइकोलॉजिकल डाटा कैसा रहता है वो हम देखेंगे। अभी ये लाइन थोड़ी सी चिपक गई है लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूँगी, ठीक है। यू मे want to consider how psychological data are different as compared to other science। मतलब यहाँ पे हमें समझना क्या ज़रूरी है कि जो भी हमारा साइकोलॉजिकल डाटा है अदर जो सब्जेक्ट है उनके कंपेरिजन में हमारा बहुत डिफरेंट होता है। क्यों, वो देखते हैं हम आगे। साइकोलॉजिस्ट कलेक्ट द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स एम्प्लॉइंग डाइवर्स मेथड्स। मतलब जो भी हमारा साइकोलॉजिकल डाटा कलेक्ट होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बहुत सारी वैरायटी होती है और डिफरेंट सोर्सेस होते हैं और जो डाइवर्स मेथड्स मतलब बहुत सारी मेथड्स यहाँ पे यूज़ की जाती है और उस हिसाब से हमारा डाटा कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड डाटा रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर देयर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। देखिए जो भी हम साइकोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करते उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती है, जो भी एक इंसान का ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। अभी ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें बताई है कि ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है और कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, फिर भी मैं बताऊंगी इस लेक्चर में। ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है, मतलब जो भी चीज़ें आप बाहर करते हो जैसे कि बात करना, देखना, पढ़ना, ये जो चीज़ें होती है ये आपके ओवर्ट बिहेवियर में आती है। एंड कोवर्ट बिहेवियर मतलब जो भी आप थिंकिंग करते हो, जो भी आपकी फीलिंग्स होती है वो सब आता है कोवर्ट बिहेवियर में। यहाँ पे जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें होती है, रिलेट टू द इंडिविजुअल्स कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर। मतलब डाटा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब हर एक का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी मेंटल प्रोसेसेस मतलब क्या, दिमाग के अंदर जो चीज़ें चलती है वो भी हमारे साइकोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा फॉर्म एन इंपॉर्टेंट इनपुट इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी approximating reality to some extent and providing an opportunity to verify and falsify ideas and hunches and notions। देखिए जो भी हम साइकोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करते वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जो भी होती है वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है उसको अच्छे से हमें वेरीफाई करना पड़ता है। उसकी चीज़ मतलब उसके अंदर की जो भी चीज़ें कमी होती है, मतलब रिसर्च में जो भी हम स्टडी करते डाटा में जो भी कमियां होती है वो निकाल के उससे अच्छे से हमें इंक्वायरी करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। ये आता है हमारे डाटा के फॉर्म में, मतलब डाटा कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें निकाल देनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। Data are not independent entities. They are located in context and tied to the methods and theory that govern the data collection process। देखिए डाटा इंडिपेंडेंट होता है क्या? नहीं होता। वो कहाँ, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को लोकेटेड किया जाता है और यहाँ पे मेथड्स एंड थ्योरी को टाइड किया जाता है और उस हिसाब से डाटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है। मतलब अगर हमें किसी के, मतलब देखिए एग्ज़ाम के टाइम पे लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट रहते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कैसा रहता है, ये अगर हमें स्टडी करना है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी, मतलब वहाँ पे लोकेटेड कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद मेथड कौन कौन सी यूज़ की गई है और उस पर को जो थेरीज़ है, जो दी गई थेरीज़ है, स्ट्रेस के ऊपर जो थेरीज़ है उस हिसाब से हमारे डाटा कलेक्शन का प्रोसेस चलता है। इसलिए डाटा इंडिपेंडेंट रहता है कि नहीं, वो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट है डाटा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, द पर्सन इन्वॉल्व्ड एंड द टाइम व्हेन द बिहेवियर अकर्स। देखिए यहाँ पे डाटा जो हमारा रहता है ना वो इम्पॉर्टेंट, मतलब वहाँ पे इन्फ्लुएंस किसका रहता है, फिजिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट का। मतलब हमारे सराउंडिंग जो भी लोग हैं उस हिसाब से हमारा जो भी बिहेवियर रहता है उस हिसाब से हम बनते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे
इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या है, सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि किस फिजिकल सराउंडिंग में हम रहते हैं, हमारा सोशली कॉन्टेक्स्ट कैसा है, मतलब हमारा कल्चर कैसा है उस हिसाब से, और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, मतलब जिन लोगों का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी रहता है, एंड द टाइम व्हेन द बिहेवियर ऑकर्स, मतलब जो भी बिहेवियर उस टाइम पे रहता है उसको हमें डाटा में इंक्लूड करना पड़ता है। नेक्स्ट है people behave differently in the various situation based on the factors such as being alone or in a group at home and in the office। देखिए मतलब यहाँ पे डाटा कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ना एकदम मतलब अलग ही है कि हम किसी का अगर डाटा मेजर कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर को अगर इंक्लूड करें तो उसका बिहेवियर अलग अलग रहता है। मतलब कमानो किसी का अकेले होने पर बिहेवियर अलग होता है, मतलब अकेले होने पर लोग शांत रहते हैं, कुछ लोग सिंगिंग करते, कुछ लोग रीडिंग करते अलोन होने पर, और ग्रुप में होने पर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, चिल करते हैं। ग्रुप में उनका बिहेवियर अलग रहता है, अलोन होने के बाद उनका बिहेवियर अलग रहता है। कुछ लोगों का घर पर बिहेवियर अलग रहता है, ऑफिस में अलग रहता है, ऑफिस को छोड़ दो, कॉलेज में बिहेवियर अलग रहता है। कॉलेज में मतलब वो ज़्यादा बातें करते हैं या दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन वही घर पे शांत रहते हैं, पढ़ाई करते, ये सब चीज़ें मतलब लोगों का अलग अलग मतलब सिचुएशन के हिसाब से उनका बिहेवियर चेंज होता चला जाता है। ये यहाँ पे डाटा कलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपको याद रखना है। द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड रिस्पॉन्डेंट कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डाटा। डाटा डू नॉट इनहेरिटली स्पीक about reality, inference must made by researcher placing the data within the proper context। देखिए जो भी मेथड्स यहाँ पे यूज़ की जाती है साइकोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसका इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस होता है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डाटा के हिसाब से, ठीक है। डाटा डू नॉट इनहेरिटली स्पीक अबाउट रियलिटी, मतलब जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, अभी हमने क्या कलेक्ट किया कि देखिए एग्ज़ाम के टाइम पे लोगों का स्ट्रेस लेवल, मतलब स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल कैसा रहेगा, अभी डाटा के अकॉर्डिंग हमें बता सकते हैं क्या, नहीं। वहाँ पे हमें क्या करने का, जो डाटा है उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन आएगा वो हमें बताएगा कि आखिर सच में एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस लेवल कैसा रहता है। लेकिन यहाँ पे डाटा स्पीक इनहेरिटेडली स्पीक अबाउट रियलिटी, मतलब जो भी डाटा रहेगा वो सच्चाई बता सकता है या नहीं बता सकता। ये क्यों है ऐसा, क्योंकि कुछ लोग जो रहते हैं, अभी कुछ रिसर्च अगर हुआ, एक्सपेरिमेंट हुए, सर्वेज हुए, वहाँ पे लोगों का सच बोलना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर वो रिसर्च के हिसाब से अगर क्वेश्चन का आंसर दे तो वो रिसर्च मायने रखता है क्या, नहीं रखता, मतलब रियलिटी कुछ और है और वो आंसर कुछ और दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो डाटा रहता है वो रियलिटी बताता है क्या, नहीं बताता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाटा इन साइकोलॉजी, मतलब कौन कौन से तरह के डाटाज हम साइकोलॉजी में लेते हैं, मतलब कौन से डाटा हम कलेक्ट करते हैं। पहला है डेमोग्राफिक डाटा, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आती है, इंक्लूड पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस एंड मोर। मतलब डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, मेरी मतलब जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ या जिसका सर्वे मैं कर रही हूँ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी कॉलेज स्टूडेंट का अगर मैं सर्वे करूँगी तो वहाँ पे उनकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं लूँगी, ये आता है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद फिजिकल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे क्या क्या आता है, इन्वॉल्व्स डिटेल अबाउट इकोलॉजिकल कंडीशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। मतलब वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, उनका घर कैसा है, उनकी मतलब उनको कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देखिए जैसे कि अर्बन की जो चीज़ें वो रूरल के जो स्टूडेंट है उनसे अलग होती है, तो यहाँ पे फिजिकल इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है कि अर्बन के स्टूडेंट्स अलग है, रूरल के स्टूडेंट्स अलग है, उनके हिसाब से हमें उनका डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डाटा, फिजियोलॉजिकल डाटा, सॉरी, थर्ड पॉइंट हमारा है फिजियोलॉजिकल डाटा। इट्स इंक्लूड फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डाटा लाइक हाइट, वेट, हार्ट रेट, EEG रीडिंग, ब्लड प्रेशर एंड मोर। मतलब यहाँ पे अगर हमें किसी
एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते, अगर वो लेबोरेटरी में हम कर रहे तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें देखते हैं, जैसे कि फिजिकल सेटिंग उसका कैसा है, फिजियोलॉजिकल वो कैसा है, साइकोलॉजिकली वो कैसा है, मतलब वहाँ पे उसकी हाइट, वेट, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें वो उस टाइम हम देखते हैं। जब हम उसको लेबोरेटरी में लाते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस टाइम पे ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या आता है, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इमोशंस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। देखिए ये चीज़ें जो है ना, इंटेलिजेंस के बारे में तो आपको पता है, पर्सनालिटी के बारे में पता है, इमोशंस के बारे में पता है, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में आपको पता नहीं होगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमारे फिजिकल डिजीज़ होते हैं वैसे हमारे मेंटल डिसीज़ होते हैं, उसे कहते हैं हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे उस टाइम पे आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। उसके बाद है कॉन्शियसनेस, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया कि कॉन्शियसनेस आखिर है क्या। उसके बाद सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया, आप जाइए और फर्स्ट चैप्टर देखिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो, ठीक है। तो ये आता है सब साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डाटा में कौन कौन सी चीज़ें होती है, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है, फिजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, साइकोलॉजिकल डाटा होता है और फिजियोलॉजिकल भी डाटा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जो भी हम रिसर्च के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्शन करते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। मतलब भैया अभी हम मेन टॉपिक पे पहुंच गए कि कौन सी मेथड्स यहाँ पे यूज़ की जाती है साइकोलॉजिकल रिसर्च को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय वेरियस मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेक्स्टिंग एंड केस स्टडीज टू गैदर डाटा। मतलब अगर हमें डाटा कलेक्ट करना है रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है उस अकॉर्डिंग हमें जो भी रिसर्च डाटा कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च किया जाता है, सर्विस किए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है, केस स्टडीज़ की जाती है। ये सब पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊंगी कि ये चीज़ें होती कैसे। पहला पॉइंट हम देखेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड। अभी इसके नाम में ये सब चीज़ें कि ऑब्जर्वेशनल मेथड मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन करना, मतलब बस देखना कि वो क्या कर रहा है। अगर किसी के बिहेवियर को हमें समझना है तो हम उसके ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी उसको समझ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। ऑब्जर्वेशन इज द पोटेंट टूल टू साइकोलॉजिकल रिसर्च यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर इफेक्टिवली। मतलब बिहेवियर को समझने के लिए ऑब्जर्वेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है साइकोलॉजिकल रिसर्च में। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट आता है सिलेक्शन। साइकोलॉजिस्ट चूज द स्पेसिफिक बिहेवियर टू द ऑब्जर्व। मतलब देखिए अभी हमें कॉलेज स्टूडेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन, ये अगर हमें रिसर्च करना है, वहाँ पे अगर हमें ऑब्जर्वेशन मेथड्स के थ्रू डाटा कलेक्ट अगर करना है तो वहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन। मतलब कौन सा बिहेवियर हमें सेलेक्टिवली स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करना है। जैसे कि देखो अगर हमें उनका कॉलेज स्टूडेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन मतलब एजुकेशन के टूवर्ड्स उनका एटीट्यूड कैसा है ये अगर स्टडी करना है तो वो हमें क्या देखना पड़ेगा कि उनका एजुकेशन के लिए मतलब उनके राय क्या है, उनका परसेप्शन कैसा है, कॉलेज में वो किस तरह से रहते हैं, कॉलेज में उनका क्लासेस अटेंडेंट कैसा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें देखनी है। तो स्पेसिफिक बिहेवियर को हमें स्टडी करना पड़ता है। क्या हम उनके घर का बिहेवियर स्टडी करेंगे क्या, नहीं, वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कॉलेज में उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कि कौन सा बिहेवियर हमें स्टडी करना है। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टडी करना, मतलब सिलेक्शन करना कौन सा बिहेवियर हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिसर्चर रिकॉर्ड ऑब्जर्व बिहेवियर्स यूजिंग द मेथड्स लाइक टैलीज, नोट्स, फोटोग्राफ्स और वीडियो रिकॉर्डिंग। देखिए ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज़ें आती है, रिकॉर्ड करना मतलब बिहेवियर को रिकॉर्ड करना, उसके नोट्स बनाना या फोटोग्राफ लेना, एक मतलब कौन कौन सी चीज़ें सामने वाला कर रहा है उसके बिहेवियर को हमें नोटिस करना है, तो ये सब चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डाटा। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजिस्ट एनालाइज द डाटा, डिराइव्स मीनिंग। Effective observation requires skills including knowing what to look for, whom to observe, when and where to observe, how to record observation and methods for analyzing behavior। देखिए जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो
उसे हम कैसे मतलब कैसे एनालाइज करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि हम मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, पहले हम उसको देखेंगे कैसे ऑब्जर्व करना है, किस कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ करनी है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो उसको कैसे हमें स्टडी करना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए अभी जो भी हमारा टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही आप बने रहिए। तो जो भी चीज़ें मैंने अब तक आपको बताई, अगर उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे देखने के लिए कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, जो मेथड्स हमने यूज़ की है साइकोलॉजिकल रिसर्च में, वो कौन कौन सी आगे मेथड्स है वो हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।